Hello dear students. In this session we are going to solve question number 5th given on page number 86. Journalize the following transactions in the books of Jubilee Traders. Proprietor is Mrs. Bina. June 2019, so we mentioned the year 2019 as well as we mentioned the month, that is June. Mrs. Bina commenced business with cash in hand 24,000 and machinery worth rupees 10,000. दो एसेट से बिजनेस स्टार्ट हुआ है. हम पहले जर्नल एंट्री लिखेंगे. जो भी असेट्स बिजनेस में आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 24,000 कैश. फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो एसेट्स बिजनेस में आए दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगा के हमने उन्हें डेबिट किया है. और इन एसेट्स के लिए गिवर है बिजनेसमैन हिमसेल्फ. तो यहाँ मिसेस बीना कंट्रीब्यूटर है. 24,000 rupees for cash and 10,000 rupees for capital. 10,000 rupees for machinery and total amount of rupees 34,000 is for capital. आप एंट्री लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट रुपीज 34,000 और इसका नरेशन आएगा बीइंग बिजनेस started with cash and machinery. कैश और मशीन ऐसे दो एसेट से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड मशीनरी. तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ. जो भी आप ट्रांजैक्शन लिखोगे उसका नरेशन लिखना कंपलसरी है. अगर आप एग्जाम में भी नरेशन नहीं लिखते तो आपके मार्क्स हाफ मार्क उसका डिडक्ट होता है. अगर 1 मार्क की एंट्री है तो आधा ही मार्क मिलेगा. नरेशन लिखना इसलिए जरूरी है बिकॉज नरेशन पे से हमारी एंट्री कितनी सही कितनी गलत है वो जज कर सकते हैं. कैसे? तो आगे के ट्रांजैक्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो पहली एंट्री हम लोगों ने लिखी कैश अकाउंट डेबिट. कैश रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल एप्लीकेबल होता है. मशीनरी भी एसेट्स है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल एप्लीकेबल है. और कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में जब कभी भी पैसा इंट्रोड्यूस होगा, बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. We use capital account and drawing account. These two accounts are used for businessman, for the proprietor. अगर बिजनेसमैन पैसा कंट्रीब्यूट करता है इट इज कॉल्ड कैपिटल. पैसे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है इट इज कॉल्ड ड्राविंग. आप मिसेस बीना की अकाउंट बुक बना रहे हो तो इसमें कहीं पर भी मिसेस बीना का नाम नहीं आएगा. सेकंड ट्रांजैक्शन फॉर 3rd June. A customer Veena deposited a check of rupees 7,000 in our account. तो हमारा बैंक अकाउंट ओपन हुआ होगा. उस बैंक अकाउंट में हमारे कस्टमर ने पैसे डिपॉजिट किए हैं. अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे इट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीजिंग बैंक बैलेंस. व्हेनेवर कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक और आपके कस्टमर से आपको चेक मिलेगा, वो चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीजिंग बैंक बैलेंस. एंड हियर देयर इज इंक्रीजिंग बैंक बैलेंस बाय रुपीस 7,000. हमने कैश डिपॉजिट किए हैं क्या? नहीं. तो हमारे कस्टमर ने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया है. इंक्रीजिंग बैंक बैलेंस देयरफॉर डेबिट और वीना गिवर है इसलिए वीना का अकाउंट क्रेडिट. नरेशन बीइंग वीना डिपॉजिटेड अ चेक इन आवर बैंक अकाउंट. बीइंग वीना डिपॉजिटेड अ चेक इन आवर बैंक अकाउंट. इन आवर बैंक अकाउंट. वो हमारे बैंक अकाउंट में चेक जमा करे या हमको चेक ला करके दे और वो हम बैंक में डिपॉजिट करें, दोनों के केस में यही एंट्री बनेगी. हम चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग बैंक बैलेंस. चेक गिवर कौन है? वीना इज द गिवर. वीना पर्सनल अकाउंट, रिसीवर के लिए पर्सनल अकाउंट को डेबिट करते हैं, गिवर के लिए पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. हियर वीना इज गिवर देयरफॉर हर अकाउंट इज क्रेडिटेड. नेक्स्ट वन. On 6th June, Mrs. Beena won a lottery prize of rupees 12,000, which she introduced in her business. Lottery income is personal income. It is not the business income. उसे एक 12,000 rupees की लॉटरी इनकम लगती है, लॉटरी का प्राइज मिलता है and that amount she invests in business. It is nothing but the additional capital introduced in business. So for 6th June, entry is cash account debit to capital account. लॉटरी इनकम अकाउंट वगैरह नहीं लिखेंगे. मिसेस बीना को लॉटरी लगी. मिसेस बीना won a lottery prize of 12,000 which she introduced in her business. तो उसने बिजनेस में 12,000 रुपीस कैश और लाया और
she is putting additional capital into the business. Entry is cash account debit to capital account. Cash account debit rupees 12,000 to capital account rupees 12,000. Narration लिखोगे, being lottery income won by Beena introduced या फिर invested in business. Being lottery income of rupees 12,000 introduced in her business. अब 9th June received an order from Santur worth rupees 9,600. अब ये जो आपको ऑर्डर मिल रहा है इसे आप क्रॉस कर दो. Receiving an order or placing an order, these are not the transactions. This is just an event. आपको ऑर्डर मिला, ना तो गुड्स आए ना गुड्स गए, ना तो कैश मिली ना कैश पे किया. तो ऑर्डर मिलना या ऑर्डर देना इसको हम अकाउंट बुक्स में नहीं लिखेंगे. हाँ, if placing an order or receiving an order is also supported by an advance, then it is to be recorded. यहाँ भी लिखा है कि मिस्टर संतूर से हमें 9,600 रुपीज का ऑर्डर मिला है, रिसीव्ड एन ऑर्डर. तो क्या 9,600 रुपीज की ऑर्डर के साथ में हमें कुछ एडवांस मिला? द आंसर इज नो. और जब एडवांस नहीं मिला तो उसको लिखेंगे भी नहीं. अगर एडवांस मिलता है तो उसको लिखना चाहिए. Received an order from Santur worth rupees 9,600 not to be recorded. जिस दिन ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जिस दिन हम गुड्स सप्लाई करेंगे, उस दिन हम इसे परचेसेस या सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. Mrs. Beena on 12th of June executed the order on 9th June and also paid rupees 400 towards carriage on behalf of Santur. एक होता है on behalf of. If you are paying amount on behalf of your customer, it means the amount is to be recovered. आपने 9,600 रुपीज का ऑर्डर रिसीव किया था, वो गुड्स सप्लाई कर दिए, और 400 रुपीज आपने कैरेज के लिए पे किए हैं जो आपको आपके कस्टमर से रिकवर करने का राइट है. तो इसकी मैं आपको दो एंट्रीज लिख देता हूं और बाद में उसकी कंबाइन एंट्री लिखेंगे. पहले तो हमने संतूर को 9,600 रुपीज के गुड्स सेल किए, तो संतूर अकाउंट डेबिट 9,600 टू सेल्स अकाउंट 9,600, ये हमारी एंट्री बनती है. संतूर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. और 400 रुपीज हमने कैरेज का अमाउंट पे किया जो हमें संतूर से रिकवर करना है, तो 400 रुपीज ऐड कर देंगे. अब एंट्री बनेगी संतूर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैरेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ संतूर. हम संतूर अकाउंट इसलिए डेबिट कर रहे हैं बिकॉज कैरेज का अमाउंट हमने संतूर के बिहाफ पर पे किया है, हम वो 400 रुपीज संतूर से रिकवर करने वाले हैं. तो दूसरी एंट्री बनती है संतूर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. संतूर डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट विथ रुपीज 400. अब आप इसे क्लब कर दो, एंट्री को जोड़ दो. पहले 9,600 से संतूर को डेबिट किया, अब 400 से संतूर को डेबिट किया, तो नेट इफेक्ट है संतूर अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 12,000. संतूर अकाउंट डेबिट रुपीज 12,000, सॉरी 10,000, 12 नहीं 10, 12 तो ये जून है. संतूर अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000. 10,000 कैसे अमाउंट आया? 9,600 गुड्स सोल्ड के और 400 रुपीज जो हम कैरेज पे कर रहे हैं उसके. 10,000 के अगेंस्ट में सेल्स है 9,600 का. संतूर अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 9,600, और जो हमने कैरेज के लिए कैश पे किए हैं कैश अकाउंट भी क्रेडिट होगा फॉर रुपीज 400. लेकिन हम यहाँ कैरेज अकाउंट नहीं लिखेंगे. When we purchase goods, when we pay carriage for it, then we record it as carriage account debit to cash account because it is carriage for purchase of goods. But when we are paying carriage on behalf of our customer, that too when we are having right to recover the amount from customer, we have to record it as customer account debit to cash account. It is as good as giving more benefit to the customer by rupees 400. 14th June. Pay transportation charges rupees 1,000 at 5% GST. GST दो चीजों में स्प्लिट होती है. हाफ अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, उसको हम बोलते हैं CGST, और बचा हुआ हाफ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, दैट इज कॉल्ड SGST. तो 1,000 रुपीज का 5% निकालेंगे जो कि रहेगा 50 रुपीज. 50 रुपीज में से 25 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट के हैं और 25 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के. आइए ये एंट्री समझते हैं क्या है. फॉर 14th जून एंट्री इज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट
और ये सर्विस खरीद रहे हैं आप, तो जब कुछ खरीदोगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब सीजीएसटी एसजीएसटी मिला करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपको टोटल पे करना है टू कैश अकाउंट। तो पहले हमने एंट्री लिख लिए, अब हम इसमें अमाउंट पुट करेंगे। 1000 रुपीज के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, इसका 5% 50 रुपीज आता है, तो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 2.5% स्टेट गवर्नमेंट का, 25 रुपीज ईच। एंड टोटल अमाउंट हम लोगों ने पे किया है 1050 रुपीज। कैश इज पेड बाय अस रुपीज 1050 फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस which includes rupees 50 for GST. Next, 15th of June, sold a part of furniture of rupees 6000 for 7000. हमारे पास फर्नीचर है, उस फर्नीचर का एक हिस्सा जो 6000 रुपए का था, that has been sold by us for rupees 7000. It means there is a profit of rupees 1000. तो जब गुड्स हम सेल करेंगे तो ऑफ कोर्स गुड्स में सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड रहेगा, बट एज फार एज एसेट्स आर कंसर्न, व्हेन वी सेल द एसेट्स एंड वी अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस, देन दैट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली. नाउ एज फार एज 15 जून इज कंसर्न, तो 15 जून में 6000 का फर्नीचर हमने 7000 में सेल किया है, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज कैश अकाउंट डेबिट 7000. ये कैश कम्स इन है, और हमारा फर्नीचर कितने का गोज आउट हुआ है, फर्नीचर रियल अकाउंट है, फर्नीचर कितने का गोज आउट हुआ, तो फर्नीचर हमारा गोज आउट हो रहा है 6000 रुपीस का. अभी तो मिसमैच है, कैश कम्स इन हुआ 7000 एंड फर्नीचर गोज आउट हुआ 6000. हमने पहले दिन से पढ़ा है जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट भी होना चाहिए. हियर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रुपीस 1000 एंड दैट कैन बी एडजस्टेड विद अनदर अकाउंट, दैट इज to profit on sale of furniture account, to profit on sale of furniture. जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था पर्सनल रियल नॉमिनल का, तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट भी वहां पर थे, और मैंने आपसे कहा था ये नॉमिनल अकाउंट रहेगा. प्रॉफिट, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस, ऑल दीज अकाउंट्स आर नॉमिनल अकाउंट. So 7000 रुपीस डेबिट क्यों किया, डेबिट व्हाट कम्स इन. 6000 रुपीस क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड 1000 रुपीस क्रेडिट क्यों किया है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट, गेन फॉर बिजनेस. नेक्स्ट, इसके बाद ट्रांजैक्शन है 16th जून का. परचेज 6 टेबल्स एट रुपीज 6000 ईच एट 18% GST. अमाउंट ट्रांसफर्ड बाय एनईएफटी अगेंस्ट बिल नंबर, और वहां बिल नंबर के डिटेल्स दिए हुए हैं. आप एनईएफटी से पेमेंट करते हो, मतलब ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा, बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे. 6 टेबल्स परचेस किए हैं, सो परचेस ऑफ टेबल्स इज नथिंग बट परचेस ऑफ फर्नीचर. तो हमारा 16 जून का ट्रांजैक्शन है परचेस ऑफ फर्नीचर के बारे में. हम एंट्री लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड. फॉर जीएसटी, परचेस के लिए इनपुट जीएसटी रहती है, तो यहां जीएसटी रेट 18% है. इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. और पेमेंट एनईएफटी से हुआ है, मतलब बैंक से पे हुआ है, देयरफॉर टू बैंक अकाउंट. अब इसमें अपने को अमाउंट पुट करना है. फर्नीचर कितना लिया, 6 टेबल्स ऑफ 6000 ईच. तो 6 टेबल्स इफ परचेज्ड फॉर 6000 ईच, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6000, 36000 रुपीस के टेबल्स हो गए. और यहाँ 18% जीएसटी दिया हुआ है, मतलब 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी. नाउ 9% ऑफ 36000 वी कैन कैलकुलेट. देखेंगे 9% ऑफ 36000 कितना रहेगा. 36000 का 9%, 36000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100, इट इज 3240.
तो 3240 इनपुट सीजीएसटी, 3240 इनपुट एसजीएसटी, 36, 39, 42, 42,480 का हमारे अकाउंट से पेमेंट हुआ है। तो एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसके बाद इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, देन इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लिखा है बिकॉज मोड ऑफ पेमेंट था एनईएफटी। परचेज 6 टेबल्स एट ₹6,000 ईच, तो 6 टेबल्स एट ₹6,000, 36,000 का फर्नीचर और 18% जीएसटी विच कंप्राइजेस 9% फॉर सीजीएसटी एंड 9% फॉर एसजीएसटी। नेक्स्ट वन, नंबर 19th, that is 19th of June. Bank debited our account with ₹450 towards bank charges. हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस के नाम पर ₹450 बैंक ने डिडक्ट कर लिया। अब देखो, आपने पेमेंट किया है, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, बैंक अकाउंट क्रेडिट। कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि अगर आपके बैंक अकाउंट से ₹450 के बैंक चार्जेस डिडक्ट होते हैं, व्हाट विल इट रिजल्ट इनटू, whether it will result into increase in bank balance or decrease in bank balance? So the answer is very clear, it will result into decrease in bank balance. ₹450 के बैंक चार्जेस, अगेन पर्सनल रियल नॉमिनल, बैंक चार्जेस नॉमिनल अकाउंट रहेगा। नेक्स्ट आप लिखोगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, बैंक ने सर्विस प्रोवाइड की तो चार्जेस लगाए हैं। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट ₹450 एंड इट रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, देयरफॉर हमने बैंक अकाउंट क्रेडिट किया। आपके अकाउंट से जब पैसे जाएंगे, आपने कैश बुक भी पढ़ा है, जब पेमेंट होता है, जब बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, तब हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो इट इज फॉर ₹450। नरेशन आप लिखोगे बीइंग बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक या फिर बीइंग बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड। तो बैंक चार्जेस था 19 जून का ट्रांजैक्शन, 16 के बाद 19th। नाउ नेक्स्ट इज 21st। मिसेस बीना पेड सैलरी ऑफ ₹10,000। तो सैलरी पेमेंट के लिए एंट्री रहेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश अकाउंट ₹10,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹10,000। नरेशन बीइंग सैलरी पेड या फिर बीइंग पेड फॉर सैलरी, ₹10,000 का सैलरी पे किया। पर्सनल रियल नॉमिनल में सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है, कैश गोज आउट है, देयरफॉर कैश अकाउंट क्रेडिट किया। एंड नॉमिनल अकाउंट में सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकाउंट हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट ऑन 24 बुक्ड अ कार एंड इशूड अ चेक नंबर फॉर 51,000 टुवर्ड्स इट्स डिपॉजिट। आपने कार नहीं खरीद ली है, 51,000 में कार परचेस नहीं किया। फॉर परचेस ऑफ कार एंट्री इज कार अकाउंट डेबिट या फिर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राइट नाउ यू हैव जस्ट बुक्ड द कार बाय पेइंग 51,000 एज एडवांस। सो आप लिखोगे 24 जून की एंट्री, एडवांस फॉर कार अकाउंट डेबिट, एडवांस फॉर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर आप कार डीलर अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो। एडवांस गिवन फॉर कार अकाउंट डेबिट, एडवांस फॉर कार अकाउंट डेबिट, कार डीलर अकाउंट डेबिट, या कभी जैसे वहां पर नाम लिखा रहेगा कि कौन से कंपनी से आप कार परचेस कर रहे हो, वहां शोरूम का नाम दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल सेवा ऑटोमोबाइल्स, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। सो एडवांस टू सेवा ऑटोमोबाइल्स अकाउंट डेबिट 51,000 टू बैंक अकाउंट 51,000। नरेशन बीइंग advance paid for booking of car, being advance paid for booking of car. And last 27th cash sales ₹10,000 at 12% GST। तो 27 जून सेल कर रहे हो, कैश सेल में कैश कमीशन होगा, अगर चेक से पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। सेल्स था 10,000 रुपीज का, therefore to sales account ₹10,000 और यहाँ जीएसटी चार्ज करना है। तो परचेसेस के लिए इनपुट जीएसटी रहता है और सेल्स के लिए आउटपुट जीएसटी रहेगा। टू
आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। और जीएसटी रेट कितना है इस ट्रांजैक्शन में? 12%। 12% जीएसटी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 6%, स्टेट गवर्नमेंट का 6%, दैट इज 600 रुपीज ईच, और ये हो जाएगा 11,200। 11,200 is the amount which we have received for cash sale of the goods। अब यहाँ हमारे सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम ग्रैंड टोटल लगा सकते हैं। ग्रैंड टोटल के लिए पहले हमें पहले पेज का टोटल कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट पेज की टोटल नेक्स्ट पेज पर जाएगी। सो हियर वी शुड राइट टोटल कैरीड फॉरवर्ड या फिर कैरीड डाउन, और यहां लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर ब्रॉड डाउन, B/F या फिर B/ly, जो आपको ठीक लगे। तो पहला 34 + 7 41, 42 43 53, 63 64 64 and 7 71,050 रुपीज आना चाहिए। 71050, आप लोग चेक करना आपकी टोटल भी इतनी आती है क्या? 71050। अगर आपके एक पेज में 5 ही एंट्रीज आई है, ओके, आप 5 एंट्रीज के बाद में टोटल लगा लीजिए। अब ये जो टोटल रहेगी इस पेज पर सबसे नीचे लिख रही हूँ टोटल, और ये टोटल लिखते समय एक ही लाइन में आएगा, अदरवाइज डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे आता है। देखिए ये फर्स्ट लाइन में लिखा तो ये ऊपर है, ये नीचे है, लेकिन टोटल एक ही लाइन में आनी चाहिए। सो 71,050 रुपीज, 71,050 रुपीज। और अब फाइनल टोटल जो भी रहेगा वो हम लिखेंगे। फाइनल टोटल 186,180, 1,86,180। For final total you can write grand total या फिर final total या फिर total, grand total। In this way the question is to be solved। अब इसके बाद में मैं आपको बुक का क्वेश्चन होमवर्क नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की फोटो सेंड करूंगा, वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके इस क्वेश्चन का भी और जो होमवर्क रहेगा उस क्वेश्चन का भी, दोनों के फोटोज मुझे सेंड करना। ओके, थैंक यू सो मच।